सही, स्टार्ट करते हैं। खाली साहब आते रहेंगे। अच्छा देखो भाई, नाम हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम कि ये बाइंग का मॉड्यूल है जिसे आप लोगों ने बुनियादी तौर पे जहाँ से हमने ट्रिगर करना है, आइटम मास्टर मैंने बना के दे दिए हैं आपको। और हमने ये पीआर का डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था और पीओ पीओ का डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, मैंने आपको दिखाया। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। जी जी, तो देखें पीआर का डॉक्यूमेंट हमने लास्ट टाइम जो पीआर बनाई थी, तो अगर आप फिल्टर यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि देखिए हमने एक पीआर बनाई थी जो जिसका स्टेटस ऑर्डर्ड है। इस पीआर के डॉक्यूमेंट को बनाते हुए जब आप ऐड करेंगे तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट डालनी है। रिक्वायर्ड डेट ये हेडर के ऊपर मौजूद है। अगर आप नीचे मल्टीपल आइटम होंगे तो ये वाली रिक्वायर्ड डेट तमाम इन दोनों के लिए भी यहाँ गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग काम करना है, अलग अलग रिक्वायर्ड डेट डालनी है, तो फिर नीचे यहाँ आइटम लेवल पर काम करना पड़ेगा। क्या यार, कुछ ऐसा आया तो था, नहीं होता है। फोन लगाओ मैं सकता तो चलें सर, क्योंकि मुझे ना आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आती। हाँ चलें, कोई बात नहीं। मैं तो अपनी पूरी ताकत से बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं ऊंचा नहीं बोल सकता। हम लोग असल में मशीनों में काम करते हैं। अच्छा देखें भाई, ये पीआर का डॉक्यूमेंट है। हम एक ऐसा करते हैं, हम नई पीआर बनाते हैं, वरना अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये पीआर का लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट व्यू है। इस लिस्ट व्यू हमने ऐड यहाँ पे ऐड। अच्छा, ये पीआर सिस्टम जनरेटेड फोरकास्टिंग से ऑटो जनरेट होगी। सही है, ऑटो आगे गिरेगी, सिस्टम खुद बनाएगा कि कौन से फिनिश गुड को देखते हुए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, और फोरकास्टिंग खुद ये प्रोडक्शन प्लानिंग से ये ऑटो गिरेगी। एक ऑटो गिरने का तरीका ये है। दूसरा ऑटो गिरने का तरीका एक और भी है कि मैं अगर आइटम के ऊपर ऑटो रीऑर्डर लेवल बताऊं, जैसे अगर मैं एक आइटम पे जाऊं तो आप देखिए। हाँ, याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर मैं आइटम के ऊपर, मैं किसी मिसाल के तौर पे इस आइटम के ऊपर अगर मैं पीपी क्लियर करूं। हाँ, पीपी क्लियर रॉ मटेरियल्स के ऊपर करते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल के ऊपर करते हैं। नानिश थोड़ा स्लो चल रहा है ये। नेट स्लो चल रहा है हाँ, यार। नेट स्लो चल रहा है ना, इसलिए आएगा। क्या कह रहे थे आप? पीपी ईबी क्या है? पीपी क्लियर कहाँ है इसमें? यही है नीचे वाला ये। क्या ये सर पूरा लिखा है क्लियर। ये टीपी क्लियर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, गलत आ रहा है। हाँ नहीं, मगर ये चलो कोई मसला नहीं, वो अभी ऐड हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो क्लियर लिखते हैं अब इंजेक्शन सही है ये वाले। ठीक है। सही है भाई, सही है। ये मिसाल के तौर पे इस आइटम को भी अगर मैं ऑटो रीऑर्डरिंग पे सेट कर दूं, यहाँ पे नीचे ऑटो रीऑर्डर के किसके कौन से वेयर हाउस का आइटम है, आमतौर पे रॉ मटेरियल का आइटम है तो रॉ मटेरियल के वेयर हाउस में पड़ा होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे अगर सेट कर दूं कि ये मेरा रॉ मटेरियल का, फर्स्ट कर लें ये मेरा रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस में ये अगर कितनी क्वांटिटी पे इनाम होना चाहिए, क्वांटिटी पे कितना हो के ट्रिगर कर जाए ऑटो रीऑर्डर मिनिमम। हाँ, बैग्स में आएगा या किस में? हाँ ये नहीं, ये देखो ये केजी में, केजी में भाई, केजी में। केजी नजर आ रहा है, केजी यूनिट ऑफ डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, जो कि जिसमें मैंने स्टॉक कीपिंग करनी है। अच्छा देखो, दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एक डिफॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसपे स्टॉक कीपिंग होनी है, और और वो मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं जिसमें मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर बैग, मैंने इस सिस्टम को बताया भाई आइटम किलोग्राम में, मुझे स्टोर में स्टॉक कीपिंग के वेयर हाउसिंग के लिए पर्पज से मैं इसको किलोग्राम की नज़र से देखूंगा। लेकिन मैं इसको बैग्स में भी बेच सकता हूँ और कार्टन में भी बेच सकता हूँ, मतलब जितने भी, यानी जितने भी आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उस तरह बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे ना उसका मल्टीप्लिकेशन कन्वर्जन फैक्टर बताना पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, वो मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ, तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, देखें ये अभी मैं स्टोर में अगर फर्स्ट कर लूँ कि भाई ये 50 किलो पड़ा हुआ हो, तो 100 किलो के लिए ट्रिगर कर जाए पीआर। पीआर, अब पीआर की भी मल्टीपल मल्टीपल वैरायटी है। ये डॉक्यूमेंट नॉट ओनली कि पीआर का पर्पस सर्व करता है, बल्कि ये इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर का भी पर्पस सर्व करता है, और मैन्युफैक्चरिंग
अगर इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वेस्ट भी ट्रिगर हो सकती है कि अगर ये आइटम मैन्युफैक्चर्ड होता है, लेकिन ये चूंकि ये तो रॉ मटेरियल है और आप परचेज करते हैं, तो सिर्फ पीआर ही ट्रिगर होगी, तो इसकी नेचर पीआर होगी, सही है। अब जैसे ये 50 के क्वांटिटी 50 के ऊपर आए तो ये हाँ, फौरन ऊपर आएगा फौरन ही। स्केड्यूलर आमतौर पर रात के 12 बजे की सेट होते हैं, वो बैकग्राउंड जॉब्स हैं, वो ऑटो चलती हैं रात को, तो वो जैसे ही चलेगा और देखेगा कि ये आइटम 50 पे खड़ा हुआ है, तो वो 100 का ये डॉक्यूमेंट लिस्ट में गिरा देगा, सही है। और ये लिस्ट कहाँ गिरेगी आगे, ये एग्जैक्टली यहीं पे मटेरियल रिक्वेस्ट के ऊपर आगे गिरेगी, यानी मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट ऑटो जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट इस तरह आके गिर जाएगा पेंडिंग के स्टेटस पे। इसके ऊपर हमने ईमेल टाइप की नोटिफिकेशन भी हम ट्रिगर कर सकते हैं कि आपको कोई ईमेल आ जाए, ताकि आपको पता हो कि भाई ये इसके ऊपर मैंने कुछ करना है, ये चीज डॉक्यूमेंट तो यहाँ गिर जाएगा, लेकिन आपको खुद आके देखना पड़ेगा, या एटलीस्ट ईमेल टाइप की नोटिफिकेशन आएगी कि भाई ये चीज गिर गई है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, कोई आगे प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड, हाँ प्रोसीड करना है, तो वो देख लो। क्या करूँ, मैं भी जाऊँ, जाऊँगा तो यार, वो मेन आदमी भाग जाता है, फिर पता है मसला क्या है, रिदम टूट जाता है, सबसे बड़ा मसला तो ये है। मसला है कि मैं एक ही काम कितनी दफा करूँ। अब आगे बात तो यानी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो चौथा आदमी आ जाएगा, फिर वो बड़े साहब आ जाएंगे, तो क्या मैं एक ही जॉब कितनी दफा करूँ। यार कोई चाय शाय पिला दो। जी सब बस रेडी पहले चाय ले सरस और कितना जो है ना फिर हम हमने याद है बना दी चाहिए यहाँ ठीक है। अब गिर जाएगा वो। तो मटेरियल रिक्वेस्ट जो कि पीआर रिक्वेस्ट है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ ऑटो गिरेगा आइटम के ऑटो रीऑर्डरिंग लेवल से, या मैं प्रोजेक्ट मैं सेल प्रोडक्शन प्लानिंग चलाऊंगा तो भी यहाँ गिरेगा, वो ऑटो गिरेगा। लेकिन मैनुअली भी बना सकते हैं, और मैनुअली इस तरह बनाते हैं। तीसरा तरीका ठीक है कि भाई अगर कोई भी स्टोर कीपर या कोई भी ओरिजिनेटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार मुझे ये वाला आइटम इस वेयर हाउस में चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस भी बनाए तो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बताने के लिए कि भाई वही हमारा जो क्या आइटम था, क्लियर, हाँ सही, ये ले लें ये ले सही, ये वाला क्लियर जो है मुझे भाई 40-45 किलो जो है आज के आज ला के दो, अर्जेंट है, सही, आज के आज चाहिए मुझे, सही है। मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे जो है वो उसके लिए परचेजर के लिए कोई नोट लिख दिया कि भाई अर्जेंट है भाई, जल्दी करो यार, सही है। अर्जेंट है भाई, जल्दी करो, ठीक है भाई, कुछ भी लिखना चाहे उससे ज्यादा आसान अल्फाज में क्या बताऊं। ठीक है नहीं वैसे कोई फर्क नहीं लेकिन हमारे पास जो जस्ट आएगी परचेज की पोजीशन थी उसमें जो अर्जेंट है वो टॉप पे आ जाए फिर जो नहीं वो तो एंड की वो तो रिपोर्ट की बात है ना अभी तो ये हमें जनरेट करना सिखा रहा है अभी फॉर्म पे मैं फॉर्म पे काम कर रहा हूँ। फॉर्म देखो, दो तरह की चीजें, एक फॉर्म एक रिपोर्ट है। हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पहले डेटा एंट्री का काम फॉर्म्स के लेवल पे होता है, यही फॉर्म्स जो हैं वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, वो मैं रिपोर्ट, मैं समझ गया आपकी बात, रिक्वायर्ड डेट का फिल्टर करके आप मांग रहे हो कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा ऊपर आना चाहिए, हम वो रिपोर्ट लेवल पे देखें, मैं आपको दिखाऊंगा। सही, आपने सेव किया और सबमिट किया, 2 स्टेजेस पे फॉर्म सबमिट हो जाता है, और फॉर्म लिस्ट में आगे गिर जाता है। अब ये लिस्ट में अगर मैं जाऊँ मटेरियल रिक्वेस्ट की, तो देखो पेंडिंग पे गिरा हुआ है मेरा, सही है। अब मैं इसकी रिपोर्ट भी है, लेकिन मैं आप जो कह रहे हैं, मैं इसको हम कस्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सही है। तो देखो मैं कस्टम रिपोर्ट कैसे बनाता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे डेटाबेस में ले जाता है। अब मेरा जो जितने भी मैंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना, मेरे पास उस फॉर्म में मौजूद तमाम फील्ड्स यहाँ पे मेरे पास कॉलम की सूरत में गिरना शुरू होती है, और मैं उन्हें पिक एंड चूज भी कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, सही, कॉलम को आगे पीछे कर सकता हूँ, सही। देखो रिक्वायर्ड डेट ये रही, और देखो तुम मुझे कह रहे हो कि 16 ऊपर होनी चाहिए, 17 नीचे होनी चाहिए, सही। तो देखो मैंने उसका ऑर्डर किया तो 16 ऊपर आ गई, सही। अब ये वाली परचेज रिक्वेस्ट जो है ऊपर आ गई, अब मुझे पता है कि इसको मैंने रिक्वायर्ड डेट है यहाँ रिक्वायर्ड बाय, यानी मुझे इस डेट से पहले चाहिए, सही। तो आज जो है वो क्या तारीख है, 11 तारीख, अब मुझे 16 तारीख पहले चाहिए, तो मैं इस वाली परचेज रिक्वेस्ट को पहले ट्रीट करूंगा, सही, ताकि इसके ऊपर पीओ और अवार्ड हो, और ताकि जल्दी डिलीवरी आ सके, सही। तो मैंने इस तरह ने सिर्फ इस कॉलम को, इस डेट को फिल्टर सॉर्ट किया, तो मैं मुझे अपने अपने मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स जो है मीनिंगफुल तरीके से नजर आना शुरू हो गए, सही। अब ये एग्जैक्टली एक रिपोर्ट भी है अपने तौर पे। इसमें अगर मैं कोई कॉलम कोई और फील्ड भी ऐड करना चाहूँ, तो देखो ऐड कॉलम के थ्रू ऐड भी कर सकता हूँ। अब ये ऐड के अब पता ये होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली खड़े हुए कहाँ हैं, यानी मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, एक कस्टम रिपोर्ट है, और मैं मटीरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे खड़ा हूँ। मटीरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट हकीकत में पहला ही डॉक्यूमेंट है, किसी पूरे बाइंग साइकिल का पहला
प्रोसेस है, पहला डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी भी बाइंग साइकिल पे या सेलिंग साइकिल पे या प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट पे खड़े हैं ना, और आपको पता है कि आगे और पीछे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो आप ये ऐड कॉलम से ना उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पे फील्ड्स पुल कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। सही है, तो आप ये पुल करेंगे जबकि मैं पहले ही फॉर्म पे खड़ा हूँ, तो मेरा पहला फॉर्म पे एक ही फॉर्म है और एक ही फॉर्म में मौजूद 10-15 फील्ड हैं, उन्हीं में से पिक एंड चूज कर सकता हूँ मैं। सही है, क्योंकि इसके पीछे कोई और फॉर्म नहीं है प्रोसेस में ना, कोई और रिकॉर्डिंग फॉर्म नहीं है। सही है, तो मैंने देखो वो कमेंट्स में मैंने वो स्टोरियां लिखी थी ना, तो कमेंट्स में लिखी नहीं, तो वो मैंने कमेंट्स को पुल कर लिया। सही है, ये मैंने कमेंट्स को पुल किया, तो कमेंट्स यहाँ भी आगे गिरे आगे। कमेंट्स का कॉलम तो खाली आ रहा है। अच्छा, कमेंट्स खाली आ रहा है, वो पता नहीं वो रिमार्क्स से या पता नहीं कमेंट्स कौन सी फील्ड थी, मैं तो भूल ही गया। एक बार मैं खोल लेते हैं, चला डॉक्यूमेंट खोल लिया है ना, देखें इसमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। सही है, तो मैं दोबारा यहाँ लिस्ट में गया और यहाँ से मैं रिपोर्ट बिल्डर में गया। सही है, और मेरे पास रिकॉर्ड डेट गिरी और मैंने यहाँ से ऐड कॉलम किया, तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन को पुल करके देखता हूँ। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन गिरी, ठीक है, और मैंने पुल किया तो देखा यहाँ गिर गई है। सही है, मैंने लिखा ना अर्जेंट है भाई, ये आ गया ये। सही है, अब ये रिपोर्ट एक बुनियादी पे रिपोर्ट फॉर्मेट बन गई है। हम हकीकत में डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे खड़े हैं और फील्डों में जो जो डेटा डाला था वो कॉलम हॉरिजॉन्टल में गिरना शुरू हो गया। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। अब मैं जब ये फील्ड अब मैं रिपोर्ट को सेव कर लूंगा, तो ये एग्जैक्टली उस नाम से सेव हो जाएगी। मिसाल के तौर पे वी आर रिपोर्ट सही है, तो देखो अब मैंने ये कस्टम रिपोर्ट बना ली, मैंने सेव कर ली। अब ये पता है कहाँ गिरी, अब ये एग्जैक्टली आपने देखा आप कहाँ खड़े हैं, आप स्टॉक, ये होम का बटन है, स्टॉक का मॉड्यूल है और मटेरियल का डॉक्यूमेंट है, तो आप स्टॉक के मॉड्यूल में खड़े हैं, तो आप स्टॉक के मॉड्यूल में वापस जाएं और रिफ्रेश करें। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ नीचे एक सेक्शन बनेगा इस तरह कस्टम रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट जो अभी हमने बनाई है वो यहाँ आके फॉलो करेगी। तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड है ना, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये देखिए आप, उसने सेक्शन बनाया और रिपोर्ट बना दिया। अब इस रिपोर्ट में क्लिक करूंगा तो रिपोर्ट हर बार के लिए रेडी है मेरे पास। ये देखो सब, अब मैं जो भी नए रिकॉर्ड बनाता हूँ वो नए रिकॉर्ड गिरते रहेंगे। अभी हमने एक पीआर बनाई है, अब इस पीआर को पीओ के ऊपर अवॉर्ड करना है। सही है, अब देखो इसका जब मैं सेव करता हूँ तो इसका डैशबोर्ड बन जाता है, डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, लिस्ट में भी गिर जाता है ये डॉक्यूमेंट। सही है, इसका डैशबोर्ड बन जाता है। अभी तक ये सिंगल डॉक्यूमेंट है जिससे आगे किसी ने अभी यूटिलाइज नहीं किया। अब यूटिलाइज करेंगे कैसे कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम अभी यहाँ ऑरेंज है, ये कलर चेंज होगा जबकि 100% ऑर्डर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये कलर ऑर्डर होने के बाद ये ग्रीन होगा। हाँ, ये ग्रीन हो जाएगा। और जब ऑर्डर डिलीवर होगा तो उसके कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये यहाँ पीओ पे ग्रीन हो जाता है, ये पीओ बनते ही ना ग्रीन हो जाता है, क्योंकि इस पीआर का जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो पीओ के ऊपर लगा है। सही है, और पीओ के ऊपर जो आइटम पड़ा हुआ होगा ना वो जीआरएम का इफेक्ट लेगा। सही है, तो वो जीआरएम का वो कलर पे जीआरएम का चलेगा, पीओ पे इफेक्ट आएगा। हाँ पीओ पे इफेक्ट आएगा। ये कलर भी इंस्टेंटली रिफ्लेक्टिव है ना, ये एक तरह से फौरन नजर आया था कि हाँ यार ऑरेंज अभी नहीं आया, ग्रीन हो गया तो फौरन नजर आ गया, आ गया। वैसे तो यहाँ ये अंदर जाके भी नजर आता है, यानी अगर मैं यहाँ से आइटम के, क्योंकि ये देखो ये जो आइटम की ग्रिड है ना, ये चाइल्ड टेबल है बनाया होता है। इस ग्रिड में जिसमें आप आइटम के साथ खेल रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी फील्ड है, लेकिन सिर्फ इस टेबल में मेरे पास सिर्फ सामने 4-5 फील्ड नजर आ सकती है क्योंकि जगह थोड़ी है। ठीक है, सही है, तो अब मैं अगर एडिट करूँ तो मैं यहाँ इसमें चला जाता हूँ, देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये तो वो चीज है ना जो हमने पुट की थी इनिशियली। हाँ बिल्कुल, डेटा पुट किया, देखो 45 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की है, मेरे पास ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी सिस्टम में, एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब स्टॉक इन हैंड। एक्चुअल को सिस्टम ना क्वांटिटी को मुख्तलिफ तरीके से रीड करता है, एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब स्टॉक इन हैंड जो कि 0 है। सही है, और ये देखो ये इस प्रोसेस पे कंप्लीटेड क्वांटिटी का मतलब है कि जो पीओ के थ्रू ऑर्डर होनी है, क्लोज क्वांटिटी। सही है, और ये देखो ये जीआरएन क्वांटिटी, ठीक है, यानी ये पीआर के ऊपर ही अभी यहाँ इस तरह से चीजें रीड करना शुरू कर। सही है, अब अगर मैं आइटम के ऊपर जाऊँ तो ये चीज ना आइटम के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती है। अब देखो मैं आइटम के ऊपर यही, अब मैं यही सब चीजें हाइपरलिंक बनी हुई है, आप तेजी से क्लिक करके फौरन वहीं से जा सकते हैं, कहीं आइटम की लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। क्लिक करेंगे खुद आपको आइटम पे ले जाएगा। सही है, देखो मैं आइटम पे आ गया। सही है, अब मैं आइटम पे आ गया, देखो आइटम के डैशबोर्ड पे मुझे नजर आ रहा है कि एक मटेरियल रिक्वेस्ट बनी हुई है। सही है, देखो लिंक के तौर पे नजर आ रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे मटेरियल रिक्वेस्ट पे भी ले जाएगा। ठीक है, मुझे इसमें बीच में एक सवाल ये पूछना सर कि जब हम परचेज रिक्वेजिशन बना रहे होंगे, एक तो वो है जो हमें फॉर्म पर भेज रहे हैं यहाँ पे मटेरियल लेना है, हम तो हमारे परचेज करेंगे
गिर रहे हैं, फिर वही इशू करवाओ, परचेस करवाओ। लेकिन अगर ऐसे हमारी जो जनरल सप्लाई है या कोई हमें एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर करनी है, वो ऐसे डायरेक्ट ऐड कर जाके बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि पीआर बनाई जाए, पीओसी भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी अप्रूवल के मैकेनिज्म से कोई डॉक्यूमेंट गुजारना है ना, तो बेसिक डॉक्यूमेंट है ये आ पीआर। रही है। आज जिसको अप्रूवल के प्रोसेस से गुजारना हाँ, लेट्स सपोज कि 2-3 लोग उसको बटन दबाएं अप्रूव का, तो वो डॉक्यूमेंट आगे मशीन, चलेगा। हाँ, क्या कोई पार्ट मंगवाना है और मुझे प्रोडक्शन वाले ने पीआर रेस कर दिया, ऑब्वियसली या तो कोई भी रेस कर सकता है ना, तो प्रोडक्शन वाले ने पीआर रेस करी, वो अप्रूवल प्रोसेस होते हुए अब उसका पीओ बनना है नहीं बनना वो अलग, वो तो आगे की कौन बात है, बनाएगा। पीओ पीओ तो आगे की बात है। अभी ये चीज खरीदनी भी है कि नहीं खरीदनी, बिल्कुल, अभी तो अभी ये ये decide बात हो रहा है। अभी तो ये डिसाइड हो रहा है, सही है। तो पीआर के ऊपर अप्रूवल के ऊपर 2-4 लोग साइन करेंगे, वो वर्कफ्लो में चला लूंगा, तो वो यूजर जो है वो बटन दबाएंगे अप्रूवल का, तो पीआर उस लेवल पे पहुंचेगी कि फिर उसे किसी पीओ के लेवल पे लेके जाना है, आरएफक्यूज वाला काम करना है, और फिर किसी एक पीओ किसी एक सप्लायर को पीओ अवार्ड करना है, तो वो अलग एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो मैं आइटम पे खड़ा हूँ, आइटम पे मैंने पीआर बनाई है, वो पीआरएस पे आगे टैग हो गई, सही। अब ये वाला, हाँ ये वाला 1 और ये वाले 1 में फर्क है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला 1 में ये फर्क है कि यहाँ हो सकता है 10 रिकॉर्ड हो, लेकिन यहाँ पे एक ही नजर आ रहा हो, तो 10 में से 9 कंप्लीटेड होंगे और एक पेंडिंग होगा। अच्छा, आप समझे? हाँ, देखो लेट्स सपोज देखो वो अगर कहते ओपन, उधर बंद हाँ दिखाएगा, उधर जीरो आएगा, इधर या कुछ उसमें भी नहीं आएगा। इधर कुछ भी नहीं आएगा फिर, समझ गए? यानी देखो ये भी कितना डिफरेंस है इसको रीड करने में। ये अभी बता रहा है कि एक एक पीआर है जो कि पेंडिंग खड़ी हुई है, जिसपे कोई एक्शनेबल चीज आपने करनी है। अच्छा, अगर ये वाला बन जो है लेफ्ट साइड वाला बन जो है ग्रे वाला, हाँ ये वाला, अगर इधर 2 3 4 भी हो सकता है। इधर तो 1000 आगे बाय द टाइम 1000 रिकॉर्ड बनेंगे, 1000 मटेरियल रिकॉर्ड्स बनेंगे, तो 1000 हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है 10 हो 20 हो, तो वो जो 10 और 20 है ना वो पेंडिंग है, तो आप फिर यूँ क्लिक करेंगे, वो उनपे उन्हें आपने अवॉर्ड करना है, यानी आपने क्लोज करना है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट किलो हमने पीआर बना दी, अब मैंने पीआर बना तो दी, वो पेंडिंग पे खड़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता इसके आगे, पीआर किसी ने गलत बना दी, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप करके रिवर्ट एक तरह का कैंसिल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उस पे उसे उसे फिर उस पे आप पीओ नहीं बना सकते, वो पीओ के लिए कॉल नहीं होगी। समझ गया था, वही ब्लॉक हो गया। हाँ ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें आप, यानी मैं आपको असल में बता रहा था कि आइटम लेवल पे ये चीजें किस तरह से नजर आती हैं, क्योंकि सिस्टम आइटम को ना, आइटम की क्वांटिटी को बड़ा डायनेमिक तरीके से रीड करता है। देखो अब मैंने एक पीआर बनाई है इस स्टोर में, इस आइटम के लिए, इसी आइटम के डैशबोर्ड पे हम खड़े हैं, जहाँ पे स्टॉक लेवल्स ना एक डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव किस्म की फॉर्म में नजर आती है। तो ये देखो, अब ये लाइन की इस तरफ इन हैंड क्वांटिटी और इस तरफ जो है आउट क्वांटिटी है, ये बीच में लाइन है, आप यहाँ पे मतलब कि जो हम डिलीवर कर, नहीं, ये देखो सिस्टम खुद बताएगा आपको, नहीं मगर वो देखो सिस्टम बता रहा है कि ये जीरो जो है ना, एक्चुअल क्वांटिटी जीरो है, एक्चुअल जीरो है। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब स्टॉक इन हैंड, ठीक है, और इधर और इधर देखो ब्रैकेट में आ रही है 45। ठीक है, असल में इस तरफ वाली इनकमिंग और इस तरफ वाली आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब क्या है? आउटगोइंग यानी रॉ मटेरियल है ना, तो हाँ इशू कंजम्पशन पे जाएगा, प्रोडक्शन पे जाएगा, तो कंज्यूम आप करेंगे वर्क ऑर्डर के डॉक्यूमेंट से, समझ गए? इसी तरह डिफाइन होगा कि बराबर बराबर में। हाँ सही है। तो अब देखो, अभी मैंने 45 किलोग्राम के लिए मैंने पीआर बनाई है, तो वो वेटिंग क्वांटिटी में सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाली है। यानी अगर कोई भी सिस्टम को यहाँ पे बैठ के आइटम को रीड करेगा तो उसको पता है कि 45 किलोग्राम की चीज एक्सपेक्टेड है, वो आने वाली है। अब वो कब आएगी वो तो खैर एक अलग अलग बात है, लेकिन वो उसको स्टोर कीपर को एक तरह से नजर आ रहा है कि स्टोर कीपर या स्टोर मैनेजर जो भी स्टोर का, जिसको भी हम ये राइट देंगे स्टोर के बंदे को, वो देख सकता है कि यार ये 45 किलोग्राम इस आइटम के आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है, और इस वक्त जीरो क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं इसके मटेरियल रिक्वेस्ट को, देखो यहीं से क्लिक किया, वहाँ मटेरियल रिक्वेस्ट पे चले गए। अब इस मटेरियल रिक्वेस्ट को के ऊपर आरएफक्यूज वाला काम जो है सिस्टम से भी किया जा सकता है। मैं सप्लायर को एज अ गेस्ट यूजर जो है सिस्टम का एक्सेस दे सकता हूँ, और यहाँ से मैं आरएफक्यू भेजूंगा, वो वहाँ से सिर्फ रेट डालेगा और यहाँ पे कोटेशन लग जाएगी, सही है। लेकिन आमतौर पर सप्लायर इस चीज को लेके ना, वो कहते हैं कंफर्टेबल नहीं होता, वो कहना खुद ही कर। वो व्हाट्सएप पे करो यार, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ वो रेट भी ईमेल पे भी लोग, अब पता है ईमेल पे भी जवाब नहीं देते, वो कहते हैं जो काम करना है व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे कोटेशन ले लो हमसे। तो अब तो ये आलम आ गया, यानी हकीकत है कि सब लोग बिजी होते हैं मार्केट में। आप सप्लायर के पास जाओ, उसकी दुकानों पे जाओ, मैं खुद सप्लायर से मैं काम करता रहा, तो वो फिर उनके पास तो टाइम ही नहीं होता, वो कह रहा है जो करें जल्दी जल्दी करो यार। और ये इस तरह ये इतना टाइम थोड़ी होता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम पे लॉग इन करूंगा और वहां से बैठ के रेट डालूंगा, ये इतना टाइम नहीं होता।
तो आरएफक्यू से उसका आरएफक्यू का सारा एलिमेंट आप व्हाट्सएप पे खेलेंगे, और फाइनली जब आपको पता चल जाएगा इस आइटम को मैंने किस परचेज ऑर्डर पे किसको सप्लायर को अवॉर्ड करना है, तो आप यहाँ से भी पुश यानी सिस्टम में इन्फॉर्मेशन को पुश एंड पुल दोनों कर सकते हैं। मैं पीआर पे खड़े होके, या अगर मैं एक्सेस दूं तो परचेजर जो है यहाँ से पीआर से पीओ भी बना सकता है, और फिर अपने ही मॉड्यूल से जिसको जो कि उसे सिर्फ बाइंग नजर आ रहा होगा, मैं तो मेरे पे मुझे तो अभी सब चीजें नजर आ रही है, उसको मैं एक्सेस दूंगा तो उसे सिर्फ बाइंग नजर आ रहा होगा, यहाँ वो परचेज ऑर्डर पे जाएगा और पिछले डॉक्यूमेंट को जो कि पीआर का डॉक्यूमेंट है उसे पुल कर लेगा। अब वो पुल कैसे करेगा, यहाँ से ऐड न्यू करेगा और इस बटन से मटेरियल रिवर्स के डॉक्यूमेंट को पुल कर लेगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पेंडिंग पे दिया है। ठीक है, सही है, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, उसको फिल्टर आउट करके अपनी मर्जी की कोई भी कीवर्ड डाल के फिल्टर आप फिल्टर कर सकते हैं, कपल भी कर सकते हैं, यानी अगर दो तीन होती तो फिर तीन का कपल भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपने यूँ उसे गिराया नीचे, और यहाँ पे सप्लायर जिसको वोट करना है, ये जैसे मान लो कि इसको किसको करना है, ये किससे रखना है ये आइटम रीस्टार्ट लॉग कुछ भी डाल दो, अभी तो हम तो देख रहे हैं ना। सही। देखो मासूम, अब मासूम कॉर्पोरेशन का मेरे पास सप्लायर मैंने अपलोड किए हैं आपके ना, क्या बोलते तो देखो बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो यहाँ से आप नया बना सकते हैं सप्लायर फौरन है ना। मास्टर रिकॉर्ड अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ नीचे से आप फौरन बना सकते अरे मगर ये बनाने के राइट्स किसी एक के पास हैं। हाँ राइट तो मैं कंट्रोल करूंगा, मुझे तो सब राइट है, इससे सब कुछ नजर आ रहा है, वरना यहाँ पे अगर आपका राइट नहीं होगा तो ये चीज नीचे नीले बटन नजर नहीं आएंगे आपको। आप इसको करता रहता है हमारे सब। चलिए बाद में कर लेंगे। अच्छा, तो मासूम कॉर्पोरेशन को भाई मैंने ये पीओ अवार्ड कर दिया। पीओ के ऊपर सबसे अहम चीज होती है रेट। सही है, तो किस तरह किलोग्राम, 45 किलोग्राम ऑर्डर करना है, मान लो 45 किलोग्राम नहीं करना, 30 करना है। ठीक है, तो 30 करना है तो भाई रेट बताओ क्या रेट है सही है। पर केजी का, इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का रेट बताना है। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल 225 रुपए केजी आ गया। सही, 225 रुपये केजी आ गया। Done सही। है। अब यहाँ तक तो आइटम और आइटम की क्वांटिटी और रेट रेट है। आ गया। सही है, क्या हुआ? और अब मैंने असल में डालना है टैक्स। 17% ले ले फॉर एग्जाम्पल। सही है, मैंने टेम्पलेट उठाया, ये टेम्पलेट असल में वो डबल बना हुआ है, वो सही करके ठीक है, बनाना। तो देखो 17% टैक्स लग गया। डन है। सही है, ये टोटल वैल्यू थी 6,750, इसके ऊपर 17% लगा, जो कि टैक्स इतना बनता है, ठीक है। टोटल मिला के इतना बन जाता है। ठीक है, सही है, और ये टैक्स का अमाउंट क्या आ रहा है। अब कुछ और डिस्काउंट भी देने हैं, वो भी हैं, फिर मेरे पास पेमेंट टर्म्स भी हैं। ठीक है। पेमेंट टर्म्स ये होती हैं कि भाई वो एडवांस से, अगर फर्ज कर लो मैंने 100% उसको एडवांस देना है, तो मैंने यहीं पे एडवांस भी बुक कर लिया, तो इससे क्या होता है, सेजिंग बनती है। यही चीज आगे पीओ से पीओ से जब पीआई पे जाएगी ना, तो ये आपकी पेबल की एजिंग बनेगी। सही है कि भाई वो पेमेंट टर्म्स क्या हैं, इन पेमेंट टर्म्स पर इस ड्यू डेट से एजिंग डेवलप होती है। ठीक है, समझ गया। सही है, क्योंकि एजिंग के दो ही मैकेनिज्म है, या दो ही ग्राउंड्स के ऊपर ना एजिंग डेवलप होती है, या तो ड्यू डेट के ऊपर या पोस्टिंग डेट के ऊपर। ठीक तो है। मेरी ड्यू डेट ये रही, क्योंकि वो 100% एडवांस है, तो मेरी पोस्टिंग डेट जो कि डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग डेट है, वही मेरी पोस्टिंग डेट है, ड्यू डेट है, क्योंकि मैं 100% एडवांस में काम कर रहा हूँ, तो मैंने आज पीओ अवार्ड किया और आज ही मुझे उसको पेमेंट देनी है, क्योंकि 100% एडवांस की बात हुई है। सही है, तो ड्यू डेट भी वही है। रोकना पड़ेगा सिर्फ 2 मिनट। सही है, अब हम ठीक है। परचेज ऑर्डर पे मैंने आपको आइटम के साथ क्वांटिटी रेट डाल के दिखाया, और उसके बाद मैंने टैक्स अप्लाई करके दिखाया ठीक है। हमने उसके ऊपर पेमेंट टर्म्स लगाई हैं 100% एडवांस की। ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने उसके ऊपर कोई टेक्सचुअल किस्म देखो टेक्सचुअल किस्म की इन्फॉर्मेशन देखा कहाँ से उठ के आई है, वो जो आपने बिल्कुल सही है, पीआर यहाँ से पे उठ तो के किया आई है। था। लेकिन इसका ना मैं टेम्पलेट भी बना सकता हूँ। सही है, टेम्पलेट बना दूं कि भाई ये तो हर बार मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं हर बार उसे टेम्पलेट चूज करूंगा, वो लाइनें खुद नीचे गिरेंगी। तो जैसे होता है पीओ के ऊपर नीचे इतनी ढेर सारी लाइनें लिखी होती हैं कि भाई जल्दी आ जाना, रात को नहीं आना, देर से नहीं आना, सोते नहीं रहना, गाड़ी सही लेकर आना। तो वो सारी टेक्सचुअल किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो टेम्पलेट में डाली जा सकती है। ठीक है, तो अब मैंने सेव कर दिया, तो ये पीओ देखो, मैं जैसे सेव करता हूँ तो दो ड्राफ्ट कोई डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, आप यहाँ से उसका पीडीएफ देख सकते हैं। सही है, पीडीएफ जो है ये स्टैंडर्ड है हमारा, वो एक्चुअल ऑलरेडी बना हुआ है पुरानी इंस्टेंस के ऊपर ना, आपकी पुरानी इंस्टेंस थी ना, उसके ऊपर बना है, वो मैंने एचटीएमएल उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, अच्छा, ऑलरेडी बना हुआ है। अगर वो जो आप लाइन कह रहे हैं जो हमारी नीचे लिखी आएगी हाँ वो रिमार्क्स इस की, तरह है यहाँ पे। वो जो रिमार्क्स की लाइन आएगी, ये जब हम एक दफा टैबलेट बनाएंगे तो वो हर दफा के लिए सेव हो जाएगा। अब हम जब भी चूज करते जाए उसमें से करते वो रहेंगे। मल्टीपल हो सकता है। यानी हाँ होंगे, हाँ मगर मैं जब चूज करते हो ड्रैग डाउन मेन्यू से हाँ कर लूँ। वो गिर जाएगा हर बार। सही ठीक है, है। ये चलो बना लेते हैं एक देखो। नहीं मसला नहीं, मैं तो सिर्फ क्लियर कर रहा था नहीं मुझे नहीं कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, बना लेते हैं। डन, चलो। सही, देखो अब मैंने कहा यहाँ पे मेरे ये मेरी बाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस है।
ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सही है। मैंने लिखा उसको कि भाई प्लीज डिलीवर एज पर टाइम एज पर पीओ ठीक है बिफोर 7 PM। ठीक है, ठीक है इस तरह की सारी स्टोरी जितनी लाइनें लिखेंगे लिखेंगे आप, तो सारी लाइनें आपको एक दफा पिक एंड चूज करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये देखें आप, ये आ गया, अब मैंने सेव किया तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे आपने पुल किया, हर बार लाइन गिरेगी। ठीक है इधर वालों की मेरी चल रही है यहाँ। आपने इधर ज्वाइन करना है ना। हाँ ठीक है सर ठीक है सही है भाई, तो ये पीओ सेव हो गया। ये पीओ मैंने सेव किया और ये सबमिट Submit किया तो कर ये दिया, पीओ yes बन गया। हो सही है, इसका ठीक प्रिंट है। फॉर्मेट जो है ये अभी HTML पे हम आपको बना के देंगे। बिल्कुल सही सही है, वो आप हमारे आप रेगुलर फॉर्मेट में बना देना सही। आप देखो जैसे ही मैंने पीओ बनाया, पीओ के डैशबोर्ड पे मटेरियल लिखा सॉलिड टैग अप हो गई। ठीक अब है। ये टैग अप जो हो गई तो ये देखो उसका ऑर्डर पार्शियली पार्शियली ऑर्डर हो गया। क्यों क्योंकि मैंने 45 में से 35 पीसेज ऑर्डर किए। समझ गया ये देखो, अब 45 ये थे, उसने रिक्वेस्ट 45 किए थे, लेकिन लेकिन आपने 30 का मैंने ऑर्डर कितने ऑर्डर किए? तो वो 15 अभी भी उसका पेंडिंग चल रहा अभी मैं पीआर पे मैं वापस आया तो देखो अभी भी ऑरेंज है। है बिल्कुल सही है सही है, अब जब मैं तक ग्रीन नहीं होता तो हाँ, पूरी अब मैं उसी पीआर से मैं दोबारा पीओ बना रहा हूँ। यानी मैं अगर पीओ बनाऊँ, दोबारा पीआर को उठाऊँ पीओ पे, तो देखो वो ऑटोमेटिकली ना वो रिमेनिंग क्वांटिटी उठा के लाएगा। ठीक है आपने देखा, रिमेनिंग क्वांटिटी उठा के लाया। जो बैलेंस क्वांटिटी हाँ, जो बैलेंस क्वांटिटी है। सही है, ठीक है और देखो आपने लास्ट टाइम जो रेट डाला था वो रेट भी वो खुद उठा के उठा के लिया। ला सही है। अच्छा फर्ज करें फॉर एग्जांपल मेरा ये पीआर जो है वो एक रेट पे आया और कुछ दिनों बाद मटेरियल का रेट चेंज हुआ है दूसरी पे पीओ पे तो मैं चेंज कर सकता हूँ जो लास्ट परचेज रेट है वो उठ के आएगा पीओ के ऊपर। डन हो गया सही है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग का वो ये है, ये देखें आप, करेंसी एंड प्राइस लिस्ट। अग्री कैसे है कि आपने एक बिल बनाई थी उसकी 25 के रुपीस का था हाँ, ठीक है उसके मैंने पीओ रेस कर दिया 45 में से 30 के केजी मटेरियल का ठीक है लेकिन फिर क्या होता है एकदम से क्या होता है कि मेरे पास जो है वो मैंने 30 केजी के बाद मैं 15 केजी का दोबारा पीओ रेस करता हूँ तो वो उसी पीआर से उठ जाएगा तो रेट तो 225 लेकिन मेरा मार्केट रेट तो चेंज हो गया तो मैं क्या करूँगा पीआर कैंसिल करूंगा मैंने मैनेजर क्लोज कर दूंगा पीआर का ताल्लुक नहीं है, रेट से ताल्लुक नहीं है पीआर का। अच्छा ताल्लुक Rates PO पीओ, पे हाँ, change पीओ ओनरशिप करता है रेट्स को। ठीक है सही है, तो आप 225 तो वो लास्ट परचेज रेट उठा के लाए, लेकिन अब वो 230 का हो गया तो आप तो यहाँ आप अच्छा चेंजेबल है ना हाँ एडिटेबल है, 230 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने बाकी के रिमेनिंग 15 किलो 230 पे खरीद लिए, तो अब मोस्ट रिसेंट रेट बस 230 रुपये हो बस गया। मैं बस आप कॉल कर उसका हाँ, ये देखो, ये ऑलरेडी 2 बटन्स के, एक सेव का बटन और सबमिट का बटन जो है ना, ये एक तरह से 2 लेवल की अप्रूवल तो ऑलरेडी मौजूद है। ये कोई कोई एक बंदा सेव करेगा, कोई एक बंदा डॉक्यूमेंट बनाएगा, फिर ये सबमिट का बटन कोई दूसरा अप्रूवल लेवल पे दबाएगा बटन। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर इसमें कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे ना आप यूजर लेवल पे, कि मिसाल के तौर पे आप बनाओ, फिर ये अप्रूव करें, फिर खालिद साहब अप्रूव करें, तो वो वर्क फ्लो चलेगा इसके ऊपर। वो वर्क फ्लो हम डिजाइन करके फिर बना के देते हैं आपको। तो आपने चलाना है पीओ के ऊपर, वर्क फ्लो चलाना है। हाँ, क्योंकि मेरे पास वर्क फ्लो का मैकेनिज्म भी है, मेरे पास कंडीशन बेस्ड वर्क फ्लो भी लगता है, और मेरे पास ऑथराइजेशन रूल भी है कि मैं मिसाल के तौर पर देखो, मैं आपको सामने देखो, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऑथराइजेशन रूल है। ये क्या करता है कि मैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ना पीओ, मैं मिसाल के तौर पर पीओ के ऊपर, ये देखो परचेज ऑर्डर के ऊपर मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि ग्रैंड टोटल या डिस्काउंट या आइटम के ऊपर होने वाला डिस्काउंट, या आमतौर पर डिस्काउंट की बात करते हैं कि अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर का पीओ है ना, तो उसके एक, या चलो 10 लाख से ऊपर का पीओ है, तो वो इस बंदे के पास अप्रूवल के लिए जाए। यानी वो जब तक वो बटन नहीं दबाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। खालिद साहब, आप समझ रहे हैं? यानी मेरे पास पीओ के ऊपर ये भी लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है फील्ड के ऊपर, यानी ग्रैंड टोटल के ऊपर। इवन नहीं कि मैं आइटम के ऊपर देने वाला डिस्काउंट पीओ वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ इसके साथ। देखना आप, यानी मल्टीपल, ये 3-4 चीजें ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये नॉट ओनली कि मेरे पास परचेज ऑर्डर के ऊपर है, ये सेल ऑर्डर के ऊपर भी है, देखें कोटेशन के ऊपर भी है, इनवॉइस के ऊपर भी है, और 3-4 और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी है। ये वर्क फ्लो के अपार्ट चलता है ये ऑथराइजेशन रूल। यानी ये वर्क फ्लो भी चलता है, वर्क फ्लो के अपार्ट भी चलता है फील्ड के ऊपर। यानी वो तो वर्क फ्लो तो डॉक्यूमेंट लेवल पे चलते हैं ना, ये फील्ड के ऊपर चल रहा है मेरे पास। तो ये एक मैकेनिज्म भी, ये भी अगर आप यूज करना चाहेंगे तो आगे चल के हम ये भी आपको लगा के दे सकते हैं। सही, तो देखियो अभी मैं अभी हमने क्या किया, हमने बाइंग के मॉड्यूल में मैंने आपको पीआर रेस करके दिखाई, जिस पीआर के ऊपर, जिस पीआर को अगर आप देखें तो ये अभी पार्शियली ऑर्डर थी, अब पूरी फुल्ली ऑर्डर हो गई, क्योंकि वो मैंने रिमेनिंग 15 पीसेस के लिए भी पीओ रेस कर दिया। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ
इसके पीआर के ऊपर, तो देखो पीआर के ऊपर आपने देखा 2 पीओस बने हुए हैं, और दोनों पीओस ही के स्टेज पे खड़े हैं, आगे जीआरएन लेवल पे नहीं खड़े हैं। यानी पीओ अवार्ड हो गए, पीओ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पीओ दोनों ओपन खड़े हैं। अब मैं अगर पीओ पे क्लिक करूं तो पीओ के स्टेटस से देखो, दो ये मैंने उस पीआर के ऊपर एक 3 स्टार विवेनिंग को एक पीओ अवार्ड किया, और एक मासूम कॉर्पोरेशन को पीओ अवार्ड किया। और ये देखें ना उसकी बिलिंग हुई अभी तक कुछ, क्योंकि बिलिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि जीआरएन ही नहीं अभी तक आई। तो वो ना जीआरएन आई है ना वो आई है। अगर मैं इसको कस्टम डेटाबेस से की नज़र से देखूं तो देखें डेटाबेस की नज़र से इस तरह से नजर आता है, और यहाँ पे मुझे परसेंटेज ऑफ बिलिंग और परसेंटेज ऑफ जीआरएन भी नजर आती है कि कौन से पीओ की कितने परसेंट डिलीवरी हो चुकी है और कितने परसेंट बिलिंग हो चुकी है। आमतौर पे बिलिंग तो बाद में होती है, जीआरएन पहले होती है। तो इस कॉलम को उठा के यहाँ ले आओ। सही है। और वही जैसे हमने वो पीआर के ऊपर काम किया था कि पीओ के ऊपर भी रिक्वायर्ड डेट का फिल्टर है। सही है। तो वो मैं रिक्वायर्ड डेट का फिल्टर अगर उठा लूँ आइटम लेवल के ऊपर, सही है, रिक्वायर्ड बाय, जैसे हमने नहीं पीओ के ऊपर बात की थी कौन सी डेट पे चाहिए, तो मैंने पीओ तो अवॉर्ड कर दिया, और ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स हैं। सही है, जो मैंने पीओ पे लिख के भेजी हुई है सप्लायर को। तो भाई मैं उसको कॉल कर सकता हूँ ना कि आज 11 तारीख है, 9 तारीख की डिलीवरी नहीं आई, क्यों नहीं आई। अब मैं 11 तारीख को खड़ा हूँ, तो मैं 16 तारीख वाले को फोन करके कह सकता हूँ कि यार 16 तारीख को भाई पीओ दिया हुआ है आपको, हमें 16 तारीख को हमें डिलीवरी देनी है। या मान लो कि 15 या 14 तारीख को फोन करके मैं हर रोज देख सकता हूँ कि भाई मैंने इस तारीख को ये वाला पीओ, इस आदिल पॉलीमर को मैंने फोन करके इस वाले पीओ के बारे में, आइटम्स के बारे में बात करनी है। तो इस तरह ना आप उनको फोन करके कर सकते हो। ये वाली रिपोर्ट ऑलरेडी हमने उस दिन बनाई थी, और ये देखें बाइंग के मॉड्यूल में यहाँ कस्टम में ये पड़ी हुई है। आप इस पे क्लिक करेंगे ये फौरन आपको वहीं ले जाएगा। अच्छा, अगर मैं पीओ रेज करता हूँ तो ईमेल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी इस पर? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिकली किसको ईमेल किसको भेजनी है। सप्लायर से पीओ रेज कर दिया जी। तो वो ईमेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी अगर कुछ अप्रूव वगैरह सप्लायर को? पीओ सप्लायर के लिए, हाँ। सप्लायर को ऑटो ईमेल भेजनी है। नहीं वो तो ऑटो जनरेट नहीं हो सकती, आपको बस एक पुश पे करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम पीओ पे खड़े हैं। अब मैंने सप्लायर को ईमेल करना है, ये वाला पीओ। तो ये देखिए आप इसी डॉक्यूमेंट के नीचे आएंगे, और ये रहा ईमेल का बटन, आपने सिर्फ यूँ पुश करना है और ये ईमेल जनरेट हो गई। पीओ या अटैचमेंट पे लगा हुआ है, यहाँ आपने मैसेज लिखा, और ये देखें सप्लायर के मास्टर रिकॉर्ड से सप्लायर का ईमेल 2 में खुद ब खुद आगे गिर गया। सही है। और आपने सीसी वीसी किसी को डालना है यहाँ नीचे, बेशक सीसी में लोगों को डालें। ये सप्लायर का 2 जिस बंदे को भेजना है, सप्लायर का ईमेल खुद गिर गया, सीसी में लोगों को डालें। और ईमेल के भी टेम्पलेट बनाए जा सकते हैं ताकि बार बार टाइप नहीं करना पड़े। आप टेम्पलेट बना सकते हैं, वही 4 लाइनें यहाँ खुद से गिर जाएंगी, बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। तो 4 लाइनें यहाँ गिर जाएंगी, और यहाँ इसका पीडीएफ के अटैचमेंट लगाए, सेंड सेंड मारें। ये जैसे ही सेंड मारेंगे आप, यहाँ नीचे थ्रेड में वो ईमेल भी नीचे गिर जाएगी। ठीक है। तो आप ये काम, सारा काम जो हर फॉर्म के नीचे, यहाँ नीचे बैकड्रॉप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल एंड पे ना ये कमेंट का सेक्शन है और ईमेल का बटन है, जो कि आपके आउटलुक के इंटीग्रेशन के साथ काम करेगा। तो ये दोनों काम इस तरह से करते हैं। इवन देखिए आपने इस कमेंट के सेक्शन पे देखिए किसी को ईमेल करनी है ना, मिसाल के तौर पर आपका नाम है आहद। आहद को मैंने इसी पीओ को लेके मैंने आहद को कुछ लिखना है, और मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट के साथ वो अटैच रहे, तो मैं ये ऐड लगाऊंगा और मैं लिखूंगा आहद। अभी आपका ना वो SMTP अटैच नहीं है, आपका वो आउटलुक की इंटीग्रेशन हुई भी नहीं है, वरना जितने आउटलुक का एड्रेस है ना वो सब यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। देखिए अभी सब यूजर जो बने हुए हैं ना सिस्टम के अंदर, वो उठ के आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे मैं अभी अगर मैं बदर महमूद साहब को कुछ कहूँ, यूजर बना हुआ है, उनका ईमेल एड्रेस भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ उनको बदर महमूद को कहूँगा तो ये ऐड करके मैं बदर महमूद लिखूंगा तो ईमेल ट्रिगर हो जाएगी। ईमेल भी ट्रिगर हो जाएगी, और यही यही जो भी मैंने मैसेज लिखा होगा ना, ये यहाँ नीचे नीचे यहाँ गिर भी जाएगा, सेव भी हो जाएगा, एक स्टिकर की तरह यहाँ नीचे सेव हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से भी काम करता है। इसमें चैटिंग का भी वो एक एलिमेंट है, हम वो चैटिंग भी ऑन कर देंगे। अगर यूजर आप इसमें कोई चैट पे कोई बात करना चाहे ना, वो यहाँ ऊपर चैटिंग का भी एक ऑप्शन है, वो भी ऑन कर देंगे। सही है। तो ये इसका प्रिंट फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है हमारे पास, ये देखो ये तो डिफॉल्ट है। सही है। ये प्रिंट फॉर्मेट मेरे पास, आपकी जो पुरानी इंस्टेंस थी ना मेडिक क्लास वाली जो हमने ये बंद कर दी, वो उस पे HTML फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वो अभी मैं डलवा देता हूँ। तो आपको प्रिंट फॉर्मेट आपकी मर्जी का जैसे आपने बनवाया था ना वैसे निकलता हुआ नजर आएगा। सही है। तो हमने पूरा बाइंग के मॉड्यूल में लोकल परचेज एक बार फिर आज दोबारा डिस्कस किया है, मैं रिकॉर्डिंग भी चला रहा हूँ खालिद साहब। हमने फिर आज दोबारा पीआर से पीओ का पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड किया है, और इनसे बातचीत भी बीच में होती रही। कोई सवाल जहन में आ रहा तो पूछें। मेरा सवाल मैं वीडियो में पूछूं, मुझे समझ में आ रहा था जब आप स्टार्ट हो मिसाल है कि सिस्टम में सप्लाई जानी है जो भी, जब तीसरे हिस्से में हम प्राइस चेंज कर रहे हैं
तो प्रीवियस उसी पीओ पे जो हुई है परचेज वो तो चेंज नहीं वो अलग अलग डॉक्यूमेंट, वो अलग 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 वो एक डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, एक आइटम की प्राइस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो पीछे इफेक्ट थोड़ी लेगा, वो आगे ऑनवर्ड इफेक्ट लेगा, पीछे इफेक्ट नहीं लेगा। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी 2 पीओ बनाए थे ना इसके, सही है, आज के दिन मैंने 2 पीओ बनाए थे। अब इसके ऊपर 225 है और इसके ऊपर 230 थी, सही। तो अगर मैं खोल के देखूं तो वो इसकी 230 के प्राइस थोड़ी इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये देखें, सही है, 225 ये रही, और अगला पीओ, पिछला पीओ का आ गया सर। ये यहाँ से देखें आप डॉक्यूमेंट के बीच में ट्रैवल भी कर सकते हैं। देखा आपने मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए 235। ये अभी मैं क्या कर रहा था, मैं ये 4 पीओ से मैंने एक पीओ खोला और मैं इन बटनों के जरिए इन्हीं चारों के, आप जैसे पेज टर्न नहीं करते, पेज इस तरह पेज टर्न कर रहा था मैं, आप देखा आपने। तो मैं इस तरह भी कर, यानी मुझे वापस जाके यूं पीओ खोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यानी मैंने इसको खोल लिया ऑलरेडी, तो मैं ऊपर नीचे यहाँ से इन बटनों के थ्रू ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा डैशबोर्ड पे भी देखें, वो मैंने आपको बताया था, सारा लिंक वगैरह बन जाता है। और कोई खाली सब जहन में सवाल है तो पूछें। अच्छा कुछ की रिपोर्ट्स है वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ सिक लीव पे थे। सही, आप बाइंग चला रहे हैं, बाइंग की सेटिंग एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि बाइंग का मॉडल चलता किस तरह है। सही है, देखें सप्लायर का नाम जो है सप्लायर के नाम से पकड़ना है या सप्लायर के कोड से पकड़ना है। हाँ ये वही सिस्टम सिस्टम आपको ऑप्शन दे रहा है कि सप्लायर का नाम जो है सप्लायर के नाम से पकड़ोगे भाई या कोड से पकड़ोगे। तो बास लोग होते हैं वो कोड से पकड़ना चाहते हैं, तो हम सप्लायर के नाम से पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्या परचेज ऑर्डर मैंडेटरी है तमाम पूरे परचेजिंग साइकिल के लिए, यानी हर बार परचेज ऑर्डर होना जरूरी है। तो मैंने इसको यस कर दिया। अब कोई भी यानी अब कुछ भी जीआरएन नहीं बन सकती अनलेस का उसका पीओ बना हो, यानी आप जीआरएन डायरेक्ट नहीं बना सकते। सिस्टम में वैसे ऑप्शन था जीआरएन बनाने का डायरेक्ट, लेकिन अब जबकि मैंने पीओ मैंडेटरी कर दिया तो अब पहले पीओ बनेगा तो ही जीआरएन बनेगा, सही है। तो और जीआरएन बनेगी तो ही परचेज इनवॉइस बनेगी, डायरेक्ट परचेज इनवॉइस भी नहीं बन सकती, सही। तो हम तो वो भी मैंने यस कर दिया, सही है। अब अगर एक और ऑप्शन भी है कि पीओ के ऊपर अगर मैंने 235 लिखा है तो वो परचेज इनवॉइस पे भी 235 ही रहेगा, कोई चेंज ना कर, चेंज करे तो कर ना सके, सही है। तो देखो ये चेक लगा हुआ है, ये मैंने चेक कर दिया। अब पीओ के ऊपर जो रेट लिखा है ना वही पेमेंट तक जाएगा, यानी आपने पीओ को सही से बनाना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर। ऐसा ना हो आप पीओ 235 का भेजो और वो फिर वो आपको पीओ अवॉर्ड कर ले, डिलीवरी दे दे और 300 रुपए की इनवॉइस भेज रहा हो 300 रुपए के हिसाब से, और बोले नहीं यार वो मैंने पीओ तो ले लिया था आपसे, सप्लायर बोलते हैं ना इस तरह कि यार मैंने पीओ तो ले लिया था आपसे लेकिन वो रेट बढ़ गया था यार, डॉलर बढ़ गया। तो आप बोलोगे तो पागल वागल हो गया, तुम पीओ के ऊपर क्या लिखे हैं रेट। सकते हैं यार सर ऐसा नहीं करे, सब हमारे उल्टे काम बंद कर देंगे, काम करे रहेगा, उल्टे काम नहीं बनता, चलो सर सही है। तो क्या सब चल रहा है यानी दो ये अलग, हाँ ये अलग पार्टी है, अच्छा ये अलग पार्टी है। देखा पेरोल नहीं हुआ अटेंडेंस बना रहे हैं ना, वो बहुत से लोगों की मिसिंग है अटेंडेंस। सर 2 क्वेश्चन आए अटेंडेंस के अलावा।